हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर कक्षा 9 का मैथ का तीसरा सेट लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसको हल करेंगे। अगर आप लोगों ने पहला दूसरा सेट हल नहीं किया तो चैनल में जा करके उसको देख लीजिए, लिख लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, सेट तीसरा है। तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला लिखा हुआ है 64 की घात में 1/6 का मान। किसी सेट में और हुआ था 64 की घात में 1/2 था, इसमें 64 की घात में 1/6 है। तो 64 की घात में 1/6 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड करेंगे जैसे उसमें किए थे। तो 64 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो सम संख्या है, सम संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 3 6, 2 दूनी 4। ये भी सम संख्या है, 2 से ही विभाजित होगी। 2 का भाग 3 में करेंगे, एक बार जाएगा, बताइए। तो ये हो गया 12, 2 छक्का 12, 16। 16 किससे कटेगा? ये कटेगा 2 से, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 का भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ये भी 2 से कटेगा। 2 का भाग करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ये भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ हमको देखना है 2 कितने बार है, जितने बार उसकी घात लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। फिर भी इसकी भी घात में, इसकी घात में कितना लिखा हुआ है? 1/6। 1/6 घात के ऊपर घात लगी हुई है। ये घात ऊपर है, ये घात नीचे है, दोनों कट गए। 2 की घात में आया 1, 2 की घात 1, इसका उत्तर आ जाएगा 2। 2 की घात 1 उत्तर आएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक। शून्यक मतलब होता है जो दिया उसके बराबर शून्य लिख दो। 2x + 5, 2x + 5 बराबर 0, ये शून्यक हो गया। 2x + 5 बराबर 0। अब यहाँ हमको x का मान निकालना है, तो पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर किसका करते हैं? जिसका हमको मान निकालना है उसके साथ कोई संख्या अगर जुड़ी है घटी, पहले उसका पक्षांतर करते हैं। फिर जिसका गुणा है भाग वो जाएगा। तो प्लस का 5 है तो वहां जाके माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ 2x ही बचेगा बराबर, प्लस के 5 से जाके माइनस का 5 हो जाएगा। इधर 2 का गुणा है तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। x बराबर -5/2, -2/5, -5/2। ये -5/2। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको नोट करते जाइए। अगर आप लोग लिख नहीं पाते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके नोट करके लिखिए। अगर समझ में नहीं आता तो 1-2 बार रिपीट करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। शंकु को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2πr/h होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr/h होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको नोट कर लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। ये तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। πr/l+r, πr/l+r शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी नोट कर दीजिए। जो इस तरह लिखाते हैं 2πr/l+r, 2πr सॉरी इसका शंकु को होता है πr/l+r होता है, 2 नहीं लगा रहता है। πr/l+r सबको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर लिखा πr/l, शंकु को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l ही होता है। πr/l 2πr वृत्त की परिधि होती है, 2πr वृत्त की परिधि होती है। इसको भी नोट कर लीजिए। वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। जो ये एक्स्ट्रा लिखा जाता है इसको भी नोट करते जाइए, ये भी आ सकते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन, किसी पासे को फेंकने पर 0 आने की प्रयोज्यता क्या होगी? किसी पासे को फेंकने पर 0 आने की प्रयोज्यता। अब देखिए, इसको देखते हैं हम।
किसी पासे को अगर फेंकेंगे तो उसमें सिर्फ पासे में 1 2 3 4 5 6 इनसे ज्यादा कुछ भी अंक नहीं आता है। और यहाँ बोला कि पासे को फेंकने पर 0 आए, तो यहाँ 0 आना असंभव है। पासे को फेंकने पर 0 आना असंभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि इस पासे को फेंकने पर 0 आना असंभव है, क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। हाँ, यही और कुछ अलग से नोट करिए, इसको लिखते जाइए अलग से क्वेश्चन बना करके। किसी पासे को फेंकने पर सम अंकालिक प्रायिकता, तो सम अंक इसमें कितने हैं? 1 2 3 2 4 6 3, तो 3 बटे कुल कितने अंक? 6, 3 बटे 6 हो जाएगा। सम अंकालिक प्रायिकता हो जाएगा 3 बटे 6, 3 कम 3 3 6, सम अंकालिक बोलेगा 3 बटे 6, या फिर इसको कर सकते 3 कम 3 3 6 कर सकते हैं। किसी पासे को फेंकने पर विषम अंकालिक प्रायिकता, तो विषम कौन कौन सा? 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 5 3 है, 3 बटे 6 इसका भी हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। इसको भी अलग से क्वेश्चन बना के लिखिए इसको। अगला तीसरा क्वेश्चन, इससे क्या बन सकता है? भाज्य अंकालिक प्रायिकता। भाज्य कौन कौन से? जिसमें किसी का भाग चला जाए। 4 और 6 2 अंक है, तो 2 बटे 6 कर देंगे। भाज्य अंकालिक प्रायिकता 2 बटे 6, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 2 4 6 हो जाएगा। ये भाज्य अंकालिक प्रायिकता। अभाज्य अंकालिक प्रायिकता बोलता है, तो अभाज्य क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 3 बटे 6। इसका हो जाता है कितना? अभाज्य अंकालिक प्रायिकता 3 बटे 6। एक को ना ही भाज्य की श्रेणी में लाते, ना ही अभाज्य की श्रेणी में लाते। एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है। इसी तरह ये सब क्वेश्चन जो हम बोलते जाते हैं, इनको वीडियो रोक करके लिखते जाइए, फिर उसको हल करते जाइए। आ सकता है 3 से बड़ा अंकालिक प्रायिकता, तो 3 से बड़े कितने हैं? 1 2 3, 3 बटे 6 कुल। प्रायिकता का सूत्र पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या लिख लीजिएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल क्या है? जितने अंक है। अनुकूल क्या? जिसके बारे में बोल रहा है उनकी संख्या। ठीक है, अब आइए बोलता है 3 से बड़ा अंकालिक प्रायिकता। 3 से बड़े अंक अनुकूल परिणाम कितने? 3 से बड़े अंक 1 2 3 4 है, 5 है, 3, तो 3 बटे 6 कर देंगे। 2 से छोटा अंकालिक प्रायिकता, 2 से छोटे 1 अंक है, तो 1 बटे 6 कर देंगे। 2 या 2 से अधिक अंक आए, 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 भी आ जाए और 2 से अधिक भी आ जाए, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 1 2 3 4 5, 5 बटे 6 लिख देंगे। 6 से छोटा अंक आए, तो 6 से छोटा अंक है, तो 1 2 3 4 5, 5 बटे 6। 6 से बड़ा अंक आए 0, क्योंकि 6 से बड़ा अंक आना असंभव है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये भी नोट कर लेना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना प्रायिकता, निश्चित जो काम निश्चित है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 होती है। ये भी अलग से नोट करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, इस तरह कुछ भी इससे क्वेश्चन बना रहे तो उसको हल कर लेना है। अगला इसमें क्या बोला था कि किसी पासे को फेंकने पर 0 आने की प्रायिकता। 0 तो आ नहीं सकता, 0 आना असंभव है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमने लिखाया कि 0 होती है, इसका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां लिखा हुआ है, प्रथम 5 विषम प्रकट संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम प्रकट संख्याओं का माध्य। चलिए इसको देखते हैं। प्रथम 5 विषम प्रकट संख्याओं का माध्य।
देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। पहले हमको पता होना चाहिए प्रथम 5 विषम प्रकार संख्याएं क्या है। प्रथम 5 विषम संख्याएं 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। 1 2 3 4 5 5 प्रकार संख्याएं हो गए। प्रथम 5 विषम प्रकार संख्याएं, प्रथम 5 विषम प्रकार संख्याएं का माध्य का सूत्र होता है। माध्य का सूत्र लिखिए पहले। माध्य का सूत्र समस्त प्रेक्षणों का योग। ये प्रेक्षण, इनको प्रेक्षण कहते हैं। समस्त प्रेक्षणों का योग बाटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या ये भी नोट करना है। माध्य का सूत्र समस्त प्रेक्षकों का योग बटे प्रेक्षकों कुल संख्या। समस्त प्रेक्षकों का योग मतलब सबको जोड़ना है। 9 1 10, 7 3 10 10 20 25 25 बटे प्रेक्षक कुल संख्या। कहते हो 1 2 3 4 5 5 को भाग कर दीजिए 25, तो इसका माध्य आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 आ जाएगा। इसी तरह आगे बोल देगा प्रथम 5 प्रकार संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्रकार संख्या 1 2 3 4 5, ये लो प्रथम 5 प्रकार संख्या हो गई। इनका माध्य निकालना है तो समस्त प्रेक्षकों का योग 5 4 5 3 5 5 5 10 5 5 10 5 15 बटे में 1 2 3 4 5 3 आ जाएगा। इसी तरह प्रथम 5 सम प्रकार संख्याओं का माध्य भी बोल सकते हैं। सम में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। बटे में इन समस्त प्रेक्षकों को योग, समस्त प्रेक्षकों को योग मतलब सबको जोड़ना है। बटे प्रेक्षकों की संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5 सबको जोड़ के भाग कर देना है। इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ भी पूछ सकता है। आगे आइए, सही जोड़ी मिलाइए। लिखा है -3 और -4, माइनस माइनस का गुणा करने के बाद प्लस का चिन्ह आता है, तो माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस शुरू में लिखिए चाहे ना लिखिए, और 3 चौको 12 आ जाएगा। ये पहले का आंसर आ गया, पहला नंबर। ठीक है। माइनस प्लस से संख्या घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 19 में से 6 घटा दिए, 19 में से 6 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। और प्लस का 13 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। प्लस का 13, ये दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे तीसरा 1/100, 1/100 लिखा है। 100 अगर बटे में जितने जीरो हैं उनको हटाओ, ऊपर उतने के बाद दशमलव लगा दो। अगर कुछ नहीं तो जीरो, तो नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। एक तो ये होगा, एक ये मतलब 0.01, 0.01। तीसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर सही हो गया 0.01। आगे आते हैं। आगे लिखा हुआ 1/6 गुणे 618, 1/6 गुणे 618। देखिए 1/6 गुणे 618, इसके इससे भाग करिए, इसके इससे भाग, क्योंकि 6 का भाग इसमें अगर चला जाता है कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ दिमाग थोड़ा सा लगाना अपने को, यहाँ गलतियां हो जाती है स्टूडेंट से। विद्यार्थी क्या कर देते, 6 का भाग 6 में कर देते, 6 कम 6 और 6 का भाग 18 में कर देते, 6 कर रहा है। ये गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत क्यों हो जाए? क्योंकि हमने 6 का भाग 6 में किया, एक तो आ गया। 6 का भाग 1 में नहीं जा रहा, दोनों अंक एक साथ ले रहे हैं। जब कभी भी हम 2 अंक एक साथ लेना हो तो उसके पहले को 0 लगा देना है। हमको 2 अंक एक साथ लेना तो पहले 0 लगा देना है, फिर 2 अंक लेना। तो 6 का भाग 18 से कर देंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 103 आंसर आ जाएगा। ये हो गया कौन सा, चौथा नंबर का आंसर हो गया। नोट करिए इसको। 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4। बटे में संख्या हो, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, लघुत्तम लेते हैं नीचे वाली संख्या का। लघुत्तम कैसे होता है? लघुत्तम देखिए 4, 4 सम संख्या 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 एक कम, इनका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इस 4 का भाग इस 4 से करिए तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से कर दीजिए। फिर 4 का भाग इस 4 से करिए तो 4 एक कम 4, 1 बार जाएगा। जितना आए ऊपर वाले से गुणा करना है, 1 से कर देते, 1 कम 1। जोड़िए इसको
2 बटे में कितना आ जाएगा 4, 2/4 कहीं दिख रहा है क्या? देखिए 2/4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2/4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम काटे इसको 2 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 देखिए नहीं दिख रहा है हमको। एक ऑप्शन, हालांकि हमारा ऑप्शन एक ही बचा है, ये चलो 5 ही आएगा, ये तो ये आएगा क्यों इसको पता होना चाहिए। 2 का भाग करते हैं 1 में, 2 का भाग 1 में करें तो भाग में न पहुंचे तो 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 5वें का ये आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। किसी तरह दे सकते हैं ऑप्शन में, 2/4 भी दे सकता है, काट 2 2 से काटने के बाद 1/2 भी दे सकता है, और 0.5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ 0.5 आया, ये हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 में x² का गुणांक, x² का किसी का गुणांक अगर बोलता है तो जो उसके पहले दिया हो चिन्ह सहित उसी को लिखते हैं। तो x² के पहले माइनस का 3 दिया है तो x का गुणांक माइनस का 3 हो जाएगा। हाँ, यही अगर बोलता कि 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 की घात बताइए तो घात हो जाती 3। क्यों? क्योंकि बहुपद की सबसे बड़ी घात उसकी घात कहलाती है, तो सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है तो 3 घात हो जाती। अगर बोलता है कि कितने पद है इसमें तो 1 2 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। कितने घाती है? त्रिघाती है, मतलब 3 तो घात सबसे बड़ी घात है। x² का गुणांक माइनस का 3 है। x³ का गुणांक बोलता, x³ का गुणांक 2 हो जाता, x का गुणांक बोलता 0, क्योंकि x नहीं है। तो ये भी अलग से जो लिखाते हैं तो उसको भी नोट करते जाइएगा। आगे लिखा है बिंदु 7, बिंदु 7, की कोटि। कोटि मतलब होता है कि y, यहां बिंदु, कोई भी बिंदु अगर होता है, कोई भी बिंदु होता है, ध्यान दीजिए x, y के रूप का होता है, इसको नोट करिए। उसके बाद x को हम बोलते हैं भुज, x को बोलते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि, y को बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ये भी नोट करिए। कोई बिंदु x, y के रूप का होता है, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। अब यहां आते हैं, क्या लिखा? बिंदु 7, -6, 7, -6, ठीक है। देखिए कितना अच्छा आ गया। हमको बिंदु पता है कि क्या है, उनको पता क्या नाम से जानते हैं, उनका मान उठा के रखे। अब क्या बोलता? कोटि, कोटि, ये -6 हो जाएगी, कोटि हो जाएगी -6 हो जाएगी। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, 2x बराबर x प्लस 2 में x का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पास, देखिए 2x प्लस x प्लस 2 दिया है, ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, x वाले एक तरफ, अगर x वाले एक तरफ तो यहां तो 2x दिया ही हुआ है, ये प्लस के x इधर आएगा तो माइनस के x हो जाएगा। वहां क्या बचेगा? जो है वही बच जाएगा, प्लस का 2 ही बच जाएगा। प्लस कहां गया? शुरू में, अब ये शुरू हो गया तो प्लस लगाओ चाहे लगाओ। 2x प्लस का है, माइनस के 1x, माइनस प्लस से संख्या घट जाती है, लेकिन बड़ी संख्या का आता है, इसको बैठाए रहना दिमाग में। तो 2x में 1 घट गए, 1 x बचा बराबर 2, मतलब x बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको भी नोट करना है, इनको नोट करते जाना है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान नोट करिए 1 होता है। किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। और अगर बोलता किसी प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है तो किसी प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम अगर बोले, न्यूनतम बोले तो न्यूनतम 0 होता है, ये भी अलग से लिख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होगा? 2.4 में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था, 2.4 में आखिर वो फार्मूले आ रहे हैं।
फार्मूले आ रहे हैं। 2.4 में हमने पढ़ा था, एक फार्मूला याद अगर हो तो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सूत्र हमने लिखवाया था, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, यहां पर क्या बोला है कि हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह में 0 रख देना है। अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह में 0 रख देंगे, यहां 0 रखेंगे, इस 0 के इनसे गुणा हो तो सब 0 हो जाएगा, मतलब बराबर को वहां टोटल 0 ही हो जाएगा, बराबर को वहां 0 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy है, हमको चाहिए क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए मतलब हो गया एक्स, बी हो गया वाई, सी हो गया जेड, तो हो गए हम एक्स की जगह में ए रख देंगे, वाई की जगह में बी रख देंगे और जेड की जगह में सी रख देंगे। माइनस 3x की जगह में हमको ए रखना है, वाई की जगह बी, जेड की जगह सी। इसको उधर पक्षांतर कर दिए तो प्लस का 3abc होगा, तो एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर प्लस का 3abc, क्योंकि पक्षांतर करने पर वहां प्लस हो जाएगा। 3abc आंसर आ गया। आएगा आंसर कब, जब सूत्र याद रहेगा, और नहीं याद रहेगा तो कुछ भी आंसर नहीं आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, सत्य सत्य लिखिए। ये आप लोग जितना भी सेट हल करवाया जा रहा है उससे एक भी ऑब्जेक्टिव उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। तो इसको इसलिए बोलते हैं अच्छी तरह समझते जाइएगा, लिखते जाना है। पहला क्वेश्चन लिखा, √3 एक अपरिमेय संख्या। सत्य है, क्योंकि रूट की संख्या हमेशा रूट के अंदर की संख्या अपरिमेय होती है, इसलिए इसमें √3 लगा है, ये अपरिमेय संख्या है। x प्लस वाई बराबर 0 का एक हल, x बराबर 1 और y बराबर -1, मतलब x की जगह में अगर हम 1 रख दे और y की जगह -1 रख दे तो 0 आज तक नहीं आता। x की जगह में हम 1 रख दे और y की जगह -1 रख दे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा। सत्य है, सही है। आगे करते हैं, देखिए 1, -2 x अक्ष के निर्देशांक है, गलत है, हमने बता रखा था, इसको भी नोट करिए। x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं और y अक्ष के निर्देशांक बोले तो 0, y होते हैं। लेकिन क्योंकि किसी अक्ष के निर्देशांक अगर बोलेगा तो एक कोई ना कोई 0 रहेगा, जिस अक्ष में बोलेगा तो वो तो रहेगा, उसके बगल वाला 0 रहेगा। ये x अक्ष में बोला तो x का मान है, y का मान 0 है। ये y अक्ष में बोला है तो y का मान तो है, x का मान 0 है, y का मान हमेशा बाद में रहता है। यहां पर तो हमारा क्या दिया हुआ है, 1, -2, यहाँ दोनों में बिंदु दिए हैं, दोनों में मान दिए हैं, तो ये इसका मतलब जब दोनों में मान दिए हैं तो वो किसी न किसी चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये भी देख लेते हैं। हमको पता पहले प्लस है प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस है माइनस होता है, चौथा प्लस माइनस होता है। ये नोट कर लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। प्लस का 1, -2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, x अक्ष में नहीं है। तो x अक्ष में बोले इसका मतलब गलत बोल रहा है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, x अक्ष में नहीं है। एक सिक्के को फेंकने पर चित्त आने की प्रयोक्ता 1/6 है। एक सिक्के को फेंकने पर चित्त आने की प्रयोक्ता, चलिए प्रयोक्ता का सूत्र तो लिखा हुआ है, चित्त आने की निकालते हैं। एक सिक्के को फेंकते हैं, एक सिक्के को अगर हम फेंकेंगे तो हेड या कि टेल इससे ज्यादा नहीं आएगा। हेड मतलब चित्त होता है, टेल मतलब पट होता है। कुल परिणाम अगर देखा जाए तो कुल परिणाम, यहाँ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल मतलब 2 अंक है। अनुकूल, अनुकूल किसके बारे में बोला है, चित्त आना, चित्त आना मतलब हेड, हेड का तो 1/2 होगा। हेड आने की प्रयोक्ता क्या बोलेगा, 1/2, यहाँ हेड आने की प्रयोक्ता 1/6 बोला, गलत है। यही बोल सकता था कि एक सिक्के को फेंकने पर पट आने की प्रयोक्ता, पट भी 1 है, पट भी 1 है, 1/2 उसका भी हो जाता। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण नहीं, गलत है। बहुलक वो होता है जो ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। कैसे, इसको देखते हैं।
जैसे लिखा है 2 3 2 2 3 4 2 3 2 5, इसमें सबसे ज्यादा बार आया 2 तो 2 हो जाएगा बहुलक, बहुलक 2 हो जाएगा। जो ज्यादा बार दिख जाए वो बहुलक। ये नहीं कहना कि बहुलक 5 बड़ा है, नहीं, बड़े से मतलब नहीं, जो ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार यहाँ 2 दिख रहा तो 2 बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक होता है जो ज्यादा बार आए। यहाँ क्या बोला, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षक नहीं है, गलत है, सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रेक्षक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखिए 2 भिन्न बिंदु, एक बिंदु दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा खींची, कितनी रेखा, इन दोनों बिंदु सिर्फ एक, केवल एक रेखा। 2 भिन्न बिंदुओं से, 2 भिन्न बिंदुओं से केवल कितनी, एक रेखा, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यहां यह भी दे सकता है कि एक बिंदु से कितनी रेखा, तो एक बिंदु से कितनी रेखा, अनेक रेखा। एक बिंदु से बोलता है, इसको नोट करिए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। और 2 भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। घन का आयतन का सूत्र बताइए। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। या कि भुजा को कभी कभी ए मान लेता तो ए क्यूब, कभी कभी भुजा को यल मान लेता तो यल क्यूब। ठीक है, आगे आते हैं। 125 की घात में 1/3 का सरलतम रूप। 125 की घात में, ये तो 64 की घात में 1/6 है, उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 125 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 125 क्या है, विषम संख्या है। कैसे पता चला, लास्ट में 5 है। 1 3 5 7 9, अगर लास्ट में तो विषम है। विषम संख्या 3 5 7 9 इन्हीं से किसी से विभाजित होगी। 3 से देखते हैं अगर, तो 3 चौको 12, 3 से 5 तो कटेगा नहीं, 5 से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर 5 दिख रहा है तो 5 से कट जाएगा। 5 का भाग 12 से करेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो बगल में लग जाएगा, 25 हो जाएगा। तो प्रथम 25, 5 से काटे प्रथम 25, 5 को 5। हमको क्या उसमें क्या किए थे, जो लिखा उसकी घात में जितने बार आया हो, 3 बार आया है। और पहले से घात में कितना है, 1/3। घात में 3 लिखे, पहले से 1/3, 3 से 3 कर गया, 5 की घात में 1 आ जाएगा। 5 की घात में 1 मतलब 5 आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका उत्तर 5 आ जाएगा। आगे देखिए, 1/7 का दशमलव रूप लिखिए। 1/7 का दशमलव रूप। दशमलव रूप करने के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। नीचे की संख्या का भाग हमेशा ऊपर की संख्या में करते हैं। नीचे की संख्या का भाग हमेशा ऊपर की संख्या में करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ नीचे की संख्या का भाग हमेशा ऊपर की संख्या में करते हैं। नीचे क्या लिखा है, 7। 7 का भाग 1 में करेंगे। 7 का भाग 1 में जाएगा तो 0 यहाँ 0 हो जाएगा। 7 1 कम 7, 3 बचेगा, भाग पहुंचे 90 शून्य। 7 चौको 28, 2 बचा, भाग पहुंचे 90 शून्य। फिर करिए, 7 दूनी 14, 14 बचा 6, भाग पहुंचे 90 शून्य। फिर भाग करिए, 7 8 56, 7 6 7 7 8 56, 56 बचा 4, भाग पहुंचे 90 शून्य। फिर करिए 7 पाना 35, 7 पाना 35 बचा 5, भाग पहुंचे 90 शून्य। 7 7 49, 49 1 बचा। पहले कितना था, 1, अब बच गया 1, मतलब बार बार हमारा यही आता है कि बार के चिन्ह लगा देंगे, बार बार यही आता जाएगा। कितना आएगा, इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.142। इसका आ जाएगा 0.142, 142 8 5 7, 8 5 7। ये बार का चिन्ह लग जाएगा, बार बार यही आएगा। नोट कर लीजिए इसको। आगे 4.5 कामा 5.4 कामा 5.1 कामा 1.9 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ेंगे कब, छोटे से बढ़ेंगे, बढ़े से क्या बढ़ेंगे, बढ़े से घटेंगे। यहां बढ़ने के लिए बोला, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ना है तो छोटे से बढ़ेंगे। तो पहले देखें छोटी संख्या,
छोटी संख्या, सब छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या की पहचान कैसे होती है? दशमलव पहले जो छोटा होगा। दशमलव पहले 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, ये हो गया 1.9। पहले होगा 1.9, फिर 1.9 से आगे बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसके बाद 4 है, यहाँ 5 है, 5 है, तो 4.5, दूसरा हो जाएगा 4.5। फिर इसके बाद ये भी 5 ये भी 5.4 है, 5.1, तो 5.1 पहले रहेगा, पहले 5.1 रहेगा, फिर 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आरोही क्रम, या किसको बढ़ते क्रम में बोलते हैं? आरोही क्रम हो गया। ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। अब आता है कि अगर आ सकता अवरोही, अगर बोल देता है अवरोही क्रम, ये भी पूछ सकता है। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसमें क्या है? घटते क्रम मतलब घटना है, तो घटने कैसे? बड़े से छोटे की तरफ घटेंगे, क्योंकि घटना मतलब छोटे से कहां, तो छोटा है तो थोड़ी घटेगा। बड़े घटना हमको, तो क्या करेंगे? बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। घटना पहले 5.4 रहा, घटा दो और कम कर दो। घटना मतलब कम करना, कम करो तो 5.1 हो गया, और कम कर दो तो 4.5 हो गया, और कम कर तो 1.9 हो गया। ये अवरोही क्रम कहलाता है। यहां हमसे अब आरोही पूछा है तो ये हो गए, अवरोही पूछता तो ये हो जाता। नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि मतलब हर वर्ष पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि एक सेट यही सेट से आएगा, जितने सेट करवाए जाएंगे उन्हीं में से किसी सेट से कुछ न कुछ क्वेश्चन उठा करके वो बोर्ड एग्जाम में देगा। और अगर किसी ने सारे जितने सेट करवाए जाते हैं पढ़ लिया, तो फिर वो पेपर देखेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव तो बेहतरीन आसान लगेंगे। कुछ इसमें से क्वेश्चन टाइप के भी है, क्वेश्चन भी बन सकते हैं 2-2 नंबर के, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव बने, कुछ सवाल जो हल करवाए गए हैं तो वो 2-2 नंबर 3-3 नंबर में सवाल में भी आ सकते हैं। इसलिए इसको नोट करना है अच्छी तरह से, और लिखते जरूर जाइए, बार बार भूलना नहीं, क्योंकि पेपर ज्यादा दूर नहीं बचा है पेपर का, इसलिए इसको पढ़ते जाइए, लिखिए।